प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। नमस्कार, दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनसुनी कहानियां सुनाएंगे क्रिकेट के शहंशाह कर्नल सीके नायडू के बारे में, जो मध्य प्रदेश और इंदौर के थे। कर्नल सीके नायडू भारतीय क्रिकेट के प्रथम पुरुष थे। यह बात क्रिकेट के संदर्भ में उतनी ही न्याय संगत है जितनी कि हॉकी के बारे में यह कहना कि मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के प्रथम पुरुष थे। कर्नल नायडू भारत के पहले सच्चे महान क्रिकेटर और वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज थे, जो बड़े बड़े छक्के मारने में सक्षम थे। बल्लेबाजी के साथ वो प्रभावशाली ऑफ स्पिनर और बहुत ही मजबूत फील्डर भी थे। आज से 125 वर्ष पूर्व कोट्टारी सूर्य प्रकाश राव और सौभाग्यवती महालक्ष्मी गरु नायडू, जो देश में संतरों और गर्मी के लिए मशहूर नागपुर में रहते थे, एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया कनकैया। इसका मतलब तेलुगु में होता है भगवान कृष्ण। उनके दादा कोट्टारी नारायण स्वामी नायडू ने उनको नाम दिया सीके। सीके यानी कोट्टारी कनकैया नायडू का जन्म आंध्रा से आए नागपुर में बसे परिवार में हुआ। तारीख थी 31 अक्टूबर 1895, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन होता है। नागपुर में बसे मशहूर नायडू परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी होते थे। आपके दादा नारायण स्वामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे और आपके पिता सूर्य प्रकाश राव नागपुर हाई कोर्ट के जज थे। उनके पिता और काका दोनों इंग्लैंड के विख्यात विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे और महान क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह से उनके निजी ताल्लुकात थे। नायडू परिवार नागपुर का प्रतिष्ठित, सुसंस्कृत और जाना माना परिवार था। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि सीके को बचपन से ही गोल आकृति की चीजों से दिलचस्पी थी। रंग और चमक धमक में उन्हें कतई कोई रुचि नहीं थी। संयुक्त परिवार था, सभी साथ रहते थे। परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे, अतः साहित्य, नाटक, संगीत और खेलकूद के लिए माकूल वातावरण। परिवार के सदस्य मिलकर अक्सर शेक्सपियर के नाटकों का मंचन किया करते थे। कभी कभार छोटा मोटा रोल बालक सीके को भी मिल जाया करता था। बाल्यकाल में अभिनय के दौरान उनके उच्चारण साफ सुथरे, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस कारण बचपन से ही उनकी झिझक जागी तथा उनमें गजब का आत्मविश्वास आ गया। जैसे बड़े होने लगे, उनकी ख्याति नागपुर और उसके आसपास फैलती गई। घर घर उनके खेलने के कौशल की चर्चा होने लगी। बाद में तो सिर्फ यह दो शब्द सीके देश और विदेश में उनकी पहचान बनी। जो भी उन्हें एक बार देख लेता भूल नहीं पाता। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में
कुछ ऐसा सम्मोहन था, हिप्नोटिज्म था कि क्या बात है। जब सिर्फ 7 साल के थे तब अपने से 10 बरस बड़े बच्चों से ताकत की प्रतिस्पर्धा करते थे। बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लोगों को हिदायत देना और उन लोगों का उन्हीं हिदायतों का पालन कराना यह साबित करता है कि सीके का जन्म ही आदेश देने के लिए हुआ था। बड़े होकर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। सीके का बचपन पढ़ाई और खेलकूद क्षेत्रों में विभाजित रहा। क्लास के छोटे से कमरे की बजाय उन्हें क्रिकेट का मैदान अधिक सुहाता था, अर्थात 4 दीवारी की बनिस्बत खुला आकाश और लंबा चौड़ा मैदान उन्हें ज्यादा पसंद था। इसका मतलब यह नहीं कि वे पढ़ाई में कमजोर थे, पढ़ने की बजाय उन्हें खेलना ज्यादा आकर्षक लगता था। खास बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी किया पूरे मन से किया और उसमें प्रवीणता प्राप्त की। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने स्कूल की टीम के लिए नागपुर की मशहूर बेडन शील्ड स्पर्धा में खेलने लगे। इस स्पर्धा में उन्होंने 4 साल में 10 सेंचुरीज लगाई और अपनी उच्च स्तरीय खेल प्रतिभा का प्रमाण भी दे दिया। सीके के पिता उनके खेल में गहरी रुचि रखते थे, अतः वो उनके निर्देशों पर पूरा ध्यान देते। उनके पिता को क्रिकेट का शौक था तथा रणजी उनके आदर्श खिलाड़ी थे। जिस पिता का आदर्श रणजी जैसा महान खिलाड़ी हो और जो अपने पुत्र को उसी स्तर का खिलाड़ी बनाना चाहता हो तथा पुत्र भी उतनी ही तीव्र इच्छा शक्ति से उतना ही बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध हो और अपने पिता के बताए रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलने के लिए संकल्प ले ले, तो जाहिर है कि उसका रास्ता कठिन, तकलीफदेह और चुनौतीपूर्ण तो होगा ही। सीके ने खुद स्वीकार किया कि मेरे पिता ही मेरे कोच थे। उनके सिद्धांतों पर मैंने हमेशा पालन किया, पर न जाने क्यों उन्हें शुरुआत में कुछ ऐसा लगा कि मैं डिफेंसिव खेल खेलता हूं, वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मुझे यह सीख दी कि मैं हर तरह के विकेट पर, हर तरह के गेंदबाज पर जमकर प्रहार करने की मानसिकता विकसित करूं। तेज धूप वो बरसात में भी खेलूं और अपने शरीर को सख्त और ताकतवर बनाऊं। सीके के पिताजी हमेशा कहते थे कि बल्ला है ही इसलिए कि उससे गेंद पर ताकतवर प्रहार किया जाए। पिता की यह सीख सीके की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि इसने उनकी खेल शैली ही बदल दी। उनकी खेल शैली में आमूल परिवर्तन आ गया और वह एक डिफेंसिव बल्लेबाज की बजाय अटैकिंग बल्लेबाज बन गए। एक बल्लेबाज के लिए जो गेंद गुड लेंथ होती है उसे ही दूसरा बल्लेबाज हाफ वाली बना सकता है, बशर्ते ऐसा करने की उसमें क्षमता हो। यह रहस्य सीके को कम उम्र में ही समझ आ गया, अतः निर्धारित नियमों को मानने के बजाय उन्होंने खेलने के तरीके के खुद अपने ही नियम बनाए और उनके अनुसार ही वे खेले। सीके नायडू कहते थे कि तेज गेंदबाजी को खेलने के लिए ना तो लंबा कद जरूरी है, ना ही शारीरिक शक्ति। जरूरत है साहस और सही स्वभाव की। ऐसे वातावरण, ऐसी शिक्षा तथा ईश्वर द्वारा प्रदान की गई जन्मजात प्रतिभा की वजह से ही सीके आगे चलकर जगत के ऐसे अटैकिंग बल्लेबाज बने। उनके सामने गेंदबाजी करने में अच्छे से अच्छे गेंदबाज कतराते थे। सामान्यतः बल्लेबाज गेंदबाजों से डरते हैं, खास करके तेज गेंदबाजों से, किंतु सीके
एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे गेंदबाज डरते थे, खेलते समय बराबर गेंदबाजों पर हावी रहते थे। इनके इस ऑफेंसिव और अटैकिंग रूप के कारण अच्छे गेंदबाजों की दिशा और नियंत्रण डगमगा जाता था। नायडू परिवार के सदस्य मिलजुल कर घर में ही मशहूर नाटककार शेक्सपियर के नाटकों का मंचन तो करते ही थे, उनके परिवार की एक क्रिकेट टीम नागपुर के क्रिकेट जिमखाना नामक क्लब के सभी सदस्य नायडू परिवार के ही थे। उसे नायडू क्रिकेट जिमखाना भी कहा जाता था। नायडू परिवार की ईश्वर में आस्था थी। सभी हिंदू धर्म समारोह पूर्ण मनाए जाते थे। परिवार के छोटे और बड़े सदस्य उसमें शरीक होते थे। यही कारण था कि सीके के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा थी। वे संस्कार उनमें बचपन से ही पड़ गए थे। रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, राखी और होली भी वो मनाते थे और शिवरात्रि भी मनाया करते थे। वह अंधविश्वासी नहीं थे और ना ही कट्टर धर्मपंथी। उनका गेम जो था वो अटैकिंग टाइप का गेम था, यानी सिक्सर्स मारना तो उनका बिल्कुल यानी एक पहचान हो गई थी उनकी। जब भी वो ग्राउंड पे आते थे तो जनता चिल्लाती थी सीके सिक्सर सीके, और वो मार देते थे बिल्कुल। शुरू से ही बड़े फिजिकली फिट तो थे ही, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करते थे, हॉकी भी खेले, टेनिस तो रोजाना खेलते थे और बिलियर्ड्स भी, और क्रिकेट लेकिन खास उनका वो था मेन। उस टाइम में ना ये रणजी ट्रॉफी वगैरह नहीं हुआ करती थी, पेंटेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर, यानी पेंटेगुलर मतलब 5। क्रिकेट खेलना है, अब क्रिकेट खेलना है तो आपको कोई ना ये टूर्नामेंट्स में तो भाग लेना ही पड़ता है, तो इसलिए लेते थे। नहीं तो उनको ये पसंद नहीं था। ये बात फैल गई कि वो सीके नायडू है वो सिक्सर्स मार रहे हैं, तो इतनी जनता आ गई, सब के सब आ गए। कोई छत पे बैठा है, कोई झाड़ पे, पेड़ों पे बैठ के देखने लगे। एक सिक्सर पर ही लोग इतने खुश होते थे। उन्होंने एक के बाद मारते चले गए। कार्टून भी बनाया, और झाड़ पे बैठ के वो आदमी चिल्ला रहा सीके हमको मत मारो, इतने ऊपर तक गेंद चली जाती थी उनकी। मैंने यहाँ तक कहानी सुनी कि बॉम्बे में जो उन्होंने एक सिक्सर मारा तो बॉम्बे का जो टावर की घड़ी टूट गई थी, और भारतवासियों ने ऐसा मैच कभी देखा नहीं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद क्रिकेट के शहंशाह कर्नल सीके नायडू की कहानी जारी रहेगी। अपनों से बहुत दूर अपने प्यार के लिए आई मुंबई नीमा। कौन है ये चप्पियां वाली कहाँ से लाया? पार्लर वाली लगती है। आई तेरी बहू। यहाँ की सब लड़कियाँ मर गई थी क्या, जो तू इसे घर ले आया? पढ़ाई ए मुर्गी मेरी घर की बहू नहीं बनेगी। समाज के आगे बढ़ेगी हिम्मत दिखानी। ये है नीमा के साहस की कहानी। नीमा 23 अगस्त से रात 9 बजे कलर्स और वूट पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सुनिए कर्नल सीके नायडू की अनसुनी कहानियां फिर से दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में। वो सिक्यूरियर थे। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह और कलकत्ता की काली मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में थी, जहां वो अक्सर मौका मिलने पर जाते थे। जब सीके नायडू कॉलेज में पढ़ते थे तभी पटियाला रियासत की तरफ से उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे जाने का प्रस्ताव मिला। सीके ने यह प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। 1924 के आसपास हिज हाइनेस तुकोजीराव महाराज होलकर ऑफ इंदौर, जो कला, संस्कृति, खेल
को प्रोत्साहन देने के लिए देश में मशहूर थे और स्वयं भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक और शौकीन भी थे। उन्होंने सीके नायडू के बारे में काफी सुना था, इसलिए महाराजा होलकर ने सीके को इंदौर आने का निमंत्रण भेजा, क्योंकि वे अपनी खुद की होलकर टीम बनाना चाहते थे। सीके के पिता का देहांत हो चुका था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर उन्होंने इंदौर जाने की सोच ली। और एक कारण शायद यह भी था कि सीके के पिता 1905 के आसपास होलकर स्टेट में चीफ जस्टिस रहे थे, इसलिए सीके को इंदौरियों के खेल प्रेम के बारे में काफी कुछ ज्ञान था। उन्होंने महाराजा तुकोजी राव होलकर साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आपने नागपुर, जहां वो पैदा हुए थे, उसे हमेशा के लिए छोड़कर इंदौर को अपनी कर्मस्थली बनाई। इंदौर आए तो करीब करीब पेनीलेस थे, एक में एक पैसा नहीं था। दादा और पिता का सब प्रॉपर्टी और पैसा छोड़कर चले आए इंदौर। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इंदौर आने के बाद कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति पर हक जमाने का या केस लड़ने का कभी नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ प्यार था क्रिकेट से और उनकी जिंदगी थी क्रिकेट। इस तरह इंदौर को एक शहंशाह मिला, शहंशाह सीके नायडू। I was very fortunate to have seen Colonel Naidu in the twilight of his great cricket career. In 1948, I came to study here in Delhi College, and we used to go and watch the great Holkar team play. I seemed to know Colonel Naidu long before I saw him because of my father. My father played a lot of cricket with him, and I grew up to believe that Colonel Naidu was a legend. I think even at the age of 12 or 13, his personality was unmistakable. I can't remember any other cricket personality barring Frank Worrell, who must rank as second, but a close second to immortal Naidu, who was so attractive in his personality. And I would say that the saying is that he was fit to play in front of the Queen. What made Naidu quite different than anybody else was sheer elegance of the man. And the magic was timing. When he struck the ball, it was not blowing of the trumpets, it was sheer rhythm. Bat was not a part and parcel of his body. In fact, he treated a bat like a walking stick. It was an extension of his arm. Perhaps a magic in his wrist, and he lifted the ball with great ease, which I have never seen in him. महाराजा इंदौर ये चाहते थे कि उनके पुत्र क्रिकेट में रुचि लें। इसी उद्देश्य से उन्होंने यशवंत क्रिकेट क्लब बनाया। उन दिनों प्यारे खान, कैलाश सिंह और ललिया जोशी उन खिलाड़ियों में से प्रमुख थे जिन्हें अच्छे स्तर का खिलाड़ी माना जाता था। सीके भी इस समूह में शरीक हो गए। उन्होंने अच्छी टीम तैयार करने की योजना बनाई। बंबई की विख्यात चतुष्कोण स्पर्धा की बदौलत भारतीय क्रिकेट अपने शैशव काल में फला, बड़ा और विकसित हुआ। ठीक ही कहा जाता है कि चतुर्थ कोणी स्पर्धा भारतीय क्रिकेट का रोमांच था, तो निर्विवाद रूप से सीके उसके हीरो थे। सीके जब युवा थे तब भारत में क्रिकेट खेलने के अवसर बेहद सीमित थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के नाम पर सर्वाधिक प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण समझे जाने वाली स्पर्धा मुंबई की चतुष्कोण स्पर्धा ही थी। उसमें भाग लेने वाली टीमें समुदाय के आधार पर चुनी जाती थी। हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और यूरोपियों के बीच खेले जाने वाली स्पर्धा देश की शीर्ष क्रिकेट स्पर्धा थी।
अपने अपने समुदाय के लिए खेलना होनहार खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात होती थी। भारत को टेस्ट दर्जा प्राप्त नहीं था। इस स्पर्धा का खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे और इसके लिए खूब अभ्यास और तैयारियां भी करते थे। यही देश की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी। इस कारण इसका तब वही महत्व था जो आज टेस्ट और सीमित ओवर की एक दिवसीय क्रिकेट का महत्व है। अभी तक हिंदू, मुसलमान, पारसी और यूरोपियन ये 4 टीमें खेलती थी। स्पर्धा को चतुष्कोण स्पर्धा कहा जाता था। 1933 से रेस्ट यानी शेष के नाम से 5वीं टीम को भी शरीक कर लिया गया। अतः स्पर्धा पंचकोणी स्पर्धा कहलाने लगी। एक अंतर और हुआ। चतुष्कोण स्पर्धा के मैच मुंबई जिमखाना के मैदान पर खेले जाते थे। पंचकोणी स्पर्धा के मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर खेले जाने लगे। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया क्रिकेट का एक नया केंद्र बन गया। 20 साल खेले गई चतुष्कोणी और 9 वर्ष चली पंचकोणी स्पर्धा में भारतीय क्रिकेट में सीके नायडू, प्रोफेसर देवधर, मोहम्मद निसार, अमर सिंह, विजय मर्चेंट, विजय हजारे और कैप्टन मुश्ताक अली जैसे विख्यात खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी क्रिकेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद की। अतः इन स्पर्धाओं का ऐतिहासिक महत्व है और भारतीय क्रिकेट इतिहास में इन दोनों स्पर्धाओं का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाना चाहिए। Prolific hitter and he used to clear the Bombay Gymkhana pavilion. I don't think any other cricketer smacked the ball so hard as he did. के अंत से लेकर 1900 की शुरुआत तक इंग्लैंड की 3 टीमें भारत यात्रा पर आई थी, लेकिन ये उनके अनऑफिशियल दौरे थे और ये इंग्लैंड की ऑफिशियल टीम नहीं थी। दरअसल 1926 में आर्थर गिलिगन के नेतृत्व में भारत आई इंग्लैंड की एमसीसी टीम भारत यात्रा पर विदेश से आई पहली ऑफिशियल टीम थी। जाहिर था इंग्लैंड से भारत आने वाली चौथी क्रिकेट टीम और यह 23 साल के लंबे अंतरकाल के बाद आई थी, इसलिए बहुत उत्साह था। वर्षों बाद कोई विदेशी टीम भारत आई, इस कारण इस यात्रा का विशेष महत्व भी था। इन वर्षों में भारत में क्रिकेट काफी लोकप्रिय हो गया था। नए नए खिलाड़ी सामने आ गए थे और अनेक नए दर्शक जोश और उत्साह के साथ क्रिकेट की गतिविधियों से जुड़ गए थे। गिलिगन की टीम के इस दौरे से 10 वर्ष पहले से भारत में चतुष्कोणी स्पर्धा खेली जाने लगी थी। इस तरह यह खेल धीरे धीरे समूचे भारत में फैलता जा रहा था। इस विस्तार और प्रचार प्रसार के कारण क्रिकेट की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ था। इंग्लैंड के लोगों को भी पता चल गया था कि भारत में अनेक स्तरीय खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। 1926 की सर्दियों में भारत आई टीम के दौरे को लेकर खिलाड़ियों तथा दर्शकों दोनों में ही बहुत उत्साह था। क्रिकेट पंडितों, समीक्षकों और जानकारों की निगाहें इस दौरे पर लगी हुई थी। हिंदुओं की टीम 1925 और 26 की स्पर्धा की विजेता थी। अतः 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1926 को प्रवासी एमसीसी और हिंदुओं की टीमों के बीच 2 दिवसीय मैच खेले जाने का फैसला हुआ। भारतीय क्रिकेट का भविष्य एमसीसी के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर था। समीक्षक टकटकी लगाए विभिन्न मैचों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। खासकर
एमसीसी और हिंदुओं की टीम के बीच खेले जाने वाले मैच की सभी को प्रतीक्षा थी। मुकाबला प्रतिष्ठापूर्ण और एमसीसी को जहां अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी थी, वहीं हिंदुओं को टीम का सभी कुछ दांव पर लगाना था। खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के क्रिकेट के भविष्य का दारोमदार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर था। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच के प्रति इतना जोश था, इसी बात से पता चलता है कि आज से कई वर्षों पहले 25,000 दर्शक इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए मुंबई के हिंदू जिमखाना के मैदान में जमा हुए थे। जॉर्ज ब्राउन और सैम ने एमसीसी की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आए तो समूचा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राम जी ने और चंदन ने भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की। देखते ही देखते एमसीसी के 5 प्रमुख बल्लेबाज सिर्फ 124 के स्कोर पर आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके थे। तभी सोमरसेट के गई अर्ल ने क्रीज पर जाकर आतिशी बल्लेबाजी के जोहर दिखाए। समीक्षकों की राय में अर्ल दोनों महायुद्धियों के बीच श्रेष्ठतम आक्रामक बल्लेबाजों में से एक थे और उनके प्रहार तगड़े और ताकतवर होते थे। लेकिन एमसीसी के खिलाड़ियों ने शायद ही कभी सोचा था कि उन्हें ऐसा झटका लगेगा। भारतीय खेमे में जोश, संतोष और उल्लास था तो इंग्लैंड के खेमे में आश्चर्य और हड़बड़ाहट थी। लेकिन अर्ल ने अपनी प्रतिभा अनुसार ठीक मौके पर एक तेज पारी खेली। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौकों की मदद से बहुमूल्य 130 रन बनाए और आक्रामक पारी के बाद वे दर्शकों के हीरो बन गए और अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनकी इस पारी की बदौलत एमसीसी की टीम अपनी पहली पारी में 363 रन बनाने में सफल हो गई। विकेट पर घास थी और तेज गेंदबाज तथा उसके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं था। ऐसी कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहले दिन का खेल खत्म होने पर हिंदुओं की टीम का स्कोर 1 विकेट पर 16 रन। दूसरे दिन विकेट जल्दी गिर गए। ऐसी स्थिति में सीके ने मैदान संभाला। सीके अब 31 वर्ष के थे, परंतु शारीरिक रूप से अभी भी एकदम से स्वस्थ थे। उन पर बड़ा दारोमदार था। ऐसी विषम परिस्थिति में सीके ऐसी नायाब पारी खेले जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। सीके ने दर्शकों के अपार हर्ष के बीच 11 छक्के और 14 चौके लगाए और 116 मिनट में 153 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपना शतक तो सिर्फ 63 मिनट में ही पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने 122 रन तो बाउंड्री लगाकर ही ले लिए थे। उन्होंने एमसीसी के तेज और स्पिन गेंदबाजों को नसीहत दी और उनकी गेंदों को विकेट के चारों तरफ पीट दिया। सीके के 11 छक्के एक विश्व कीर्तिमान थे। जिन लोगों ने सीके की वो पारी देखी उनके रोंगटे खड़े हो गए। एमसीसी ने इस मैच के पहले एक अच्छा प्रभाव डाला था, लेकिन सीके के सामने एमसीसी के टीम के सभी खिलाड़ी मेमने बन गए। वाकई एक हीरोइक अंदाज से सामने आया था और ऐसा लग रहा था मानो सब पर बुरी तरह से हावी थे। सीके ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के इस खेल में उन जैसा भारतीय भी टीम के खिलाफ अंग्रेजों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यह सफलता सीके की निजी सफलता तो थी, उसकी बदौलत देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और क्रिकेट जगत में भारत के क्रिकेट स्तर की चर्चा दुनिया में होने लगी। सभी समाचार पत्र सीके की तारीफ में भरे पड़े थे। लोगों को उन पर गर्व हो रहा था
मुंबई का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा शहर नायडू के करिश्मे का कायल था। उस पारी ने सीके को तो मशहूर किया ही, भारत की पहचान भी कायम कर दी। मुंबई के दर्शकों ने ऐसी आतिश भरी पारी यकीनन कभी नहीं देखी थी। एमसीसी टीम के कप्तान गिलिगन ने सीके की बल्लेबाजी की तारीफ में कहा, सीके नायडू एक महान बल्लेबाज हैं।